मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 डिप्टी जेलरों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। 285 बंदी रक्षकों को भी दिए ज्वाइनिंग लेटर। कहा, राज्य निर्माण में दे अपना अहम योगदान। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को मिला सेवा विस्तार। 31 मार्च को मुख्य सचिव को होना था रिटायर। केंद्र ने 30 सितंबर तक दिया सेवा विस्तार। कांग्रेस की प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक टली। अब 5 मार्च को होगी दिल्ली में बैठक। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बैठक में रहेंगे मौजूद। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंजी धर्म नगरी हरिद्वार। पुलिस ने कांवड़ यात्रा के लिए तैयार किया ट्रैफिक प्लान। 8 मार्च को मनाई जाएगी महाशिवरात्रि। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में कारागार प्रशासन और सुधार सेवा विभाग के अंतर्गत लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 27 डिप्टी जेलरों और 285 बंदी रक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस प्रकार कुल 312 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहा कि आप सभी के लिए काफी खुशी का दिन है। कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि आप पहले दिन से ही अपने लिए नियम निर्धारित कर लें कि आपकी पद के अनुरूप जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन आप पूर्ण जिम्मेदारी से करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। धर्मनगरी हरिद्वार में शारदीय कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। महाशिवरात्रि से पहले शिव भक्त हरिद्वार पहुंचने लगे और हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। कांवड़ यात्रा शुरू होने पर हरिद्वार में हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। हालांकि अभी कम संख्या में कांवड़िया हरिद्वार से गंगा जल भरकर रवाना हो रहे हैं, लेकिन आने वाले 3-4 दिनों में कांवड़ यात्रा जोर पकड़ेगी। कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने भी कमर कस ली है। बता दें कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा और इससे पहले हरिद्वार में शिव भक्तों की रौनक नजर आ रही है। हम शिव भोले के भक्त हैं, कावड़ लेने आए हैं। हम हमारे सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सबसे बड़ी महाशिवरात्रि है सर्दी की, इसलिए लेके जाते हैं। सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सभी सब बराती बन के जाएंगे। हम पैदल जाएंगे, 7 दिन में जाएंगे, रात को विश्राम करेंगे, दिने दिने चलेंगे। बस मेरी इच्छा यही है कि मैं सही तरीके से कावड़ अपनी भोले को समर्पित कर पाऊँ। वो तो आंखों में बसा हुआ है, वो तो दिल में बसा हुआ है। उसके लिए तो आंख बंद करके पता ही नहीं लगता। ये मुख्य शिवरात्रि होती है। शिव और शक्ति का विवाह हुआ था और भोलेनाथ ने स्वयं वरदान दिया था। जो हमारा श्यामपुर थाना है कोतवाली के अंतर्गत ये सारी चीज़ें जो हमारे रूट्स हैं उनको हम लोगों के द्वारा एक बार स्थलीय निरीक्षण किया गया था, जहाँ पर भी आवश्यक जो सुरक्षा इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। एसपी सिटी इसमें नोडल ऑफिसर है, उनके नेतृत्व में ये पूरा फोर्स इनको दिया जा चुका है। और जो मेन टाइम है 5 तारीख से 8 तारीख तक, उस समय मैक्सिमम फोर्स रहेगा। रूट डाइवर्जन का भी प्लान इसमें हम लोगों के द्वारा जारी किया जाएगा। उधम सिंह नगर जनपद के किच्छा में महिला कांग्रेस ने नारी न्याय यात्रा का आयोजन किया। कार्यक्रम में तमाम महिलाएं शामिल हुई। साथ ही नारी न्याय सम्मेलन कार्यक्रम में उधम सिंह नगर से महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रेखा सोनकर, प्रदेश महासचिव सुनीता कश्यप और नगर अध्यक्ष सिमरनजीत कौर शामिल हुई। जिला अध्यक्ष रेखा सोनकर ने कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी, विकास विरोधी नीति और महंगाई के मुद्दे पर जनता को जागरूक किया जा रहा है। वहीं महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रेखा सोनकर ने कहा कि आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव में महिला कांग्रेस अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस प्रत्याशी भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। आज किच्छा जब पहुंची हूँ, कुछ मुद्दों को लेकर पहुंची हूँ, कुछ अपने पार्टी के कार्यक्रम को लेकर पहुंची हूँ और महिलाओं को जागरूक करने के लिए पहुंची हूँ कि इस समय जो हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए महिलाएं सबसे बड़ी इकाई के रूप में काम कर रही हैं। और महिलाओं से कहने के लिए आई हूँ कि जो नारी न्याय सम्मेलन चल रहा है वो मैं ही ना आऊँ, मुझे आने की जरूरत ना पड़े, वो खुद भी कर सकती हैं। हर वार्ड में करें, हर ग्राम सभा में करें, नगर में करें। नारी न्याय सम्मेलन करने का एक ही उद्देश्य है कि महिलाओं को मजबूत करना और लोकसभा चुनाव में
पार्टी जिसके लिए भी डिसाइड करेगी, हम सब बहनें उसको मजबूती से लड़ाएंगे और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएंगे। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी और हमारी प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी के आह्वान पर जो नारी न्याय सम्मेलन करने की जो उन्होंने मुहिम छेड़ी है, इस बीच में उन लोगों ने हम सभी को, प्रदेश के पदाधिकारियों को अभी देहरादून में बुलाया, हमारी मीटिंग हुई है और उन्होंने हमें इस आह्वान के साथ भेजा है कि आप जाइए और प्रदेश लेवल पर, जिले में, ब्लॉक में, नगर में नारी न्याय सम्मेलन होना चाहिए। और नारी न्याय सम्मेलन क्या है? हम नारी के हक के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो आज हमारे राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं न्याय का हक मिलने तक, जो आज हम सब महिलाएं, प्रदेश की पदाधिकारी सब यहाँ पर एकत्रित होके हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं। आप देख रहे हैं कि भाजपा की पार्टी इतनी भ्रष्ट सरकार है जो कि आज हम महिलाएं खुल के चल नहीं सकते हैं। आज हमारे यहाँ पे बलात्कार की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आज हमारी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी, आप हमारी रेसलर ले लीजिए साक्षी, कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो न्याय के लिए तरस रही हैं। वहाँ पर जंतर मंतर पे आपका धरना दिया जाता है, जो अपनी गोल्ड मेडल मतलब जो देश को लौटा रही हैं। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, जो महिलाओं का एक नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से बेटी बच रही है और कहाँ से बेटी पढ़ रही है? आज हम सभी एकत्रित हुए हैं क्योंकि जो ये पद यात्रा राहुल जी ने करी है उसके पीछे आज हम भी, महिलाओं का भी पूरा योगदान है। और आज से ही नहीं, जैसे रेखा सोनकर जी ने बताया कि ये पद यात्रा हमारी चलती आ रही है, जो आज किच्छा में आके फिर से अपना वो दिखा रही है कि योगदान है महिलाओं का। और नारी शक्ति, जो बिना नारी शक्ति के राजनीति क्या कोई भी कार्य नहीं हो सकता। नारी शक्ति को आज हम उनको समझाने आए हैं कि आओ हमारे साथ चलो और कांग्रेस को मजबूत करो। नारी एक गौरव है, सम्मान है, ना कि नारी एक शक्ति का दूसरा नाम है। और नारी के ही द्वारा रचा ये विधान है और नारी शक्ति को सत्य सत्य प्रणाम है। और बिना नारी शक्ति के कोई राजनीतिक नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कहीं प्रगति नहीं। प्रदेश भर में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने सरकार पूरे प्रयास कर रही है, जिसके चलते विजिलेंस टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो विजिलेंस की टीम ने शिकायत के बाद आवास विकास परिषद में सफाई कर्मचारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बता दें कि लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो विजिलेंस की टीम रिश्वत लेते कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। सेक्टर विजिलेंस की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम द्वारा यहाँ पर मुकेश कुमार, जो सफाई कर्मचारी नाम के व्यक्ति हैं, इनको 10,000 रुपये की रिश्वत, जो ये किसी व्यक्ति के शिकायतकर्ता के म्यूटेशन बनाने के नाम पर, देने के नाम पर, उनको उपलब्ध करने के नाम पर ले रहे थे, अवैध रूप से ले रहे थे। तो उनको गिरफ्तार किया गया है। संबंधित उचित धाराओं में मुकदमा कायम कर भ्रष्टाचार की विवेचनात्मक कार्रवाई करवाई जाएगी। तो आरटीआई एक्टिविस्ट विजय वर्धन डडरियाल ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को एक शिकायती पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने ओला उबर टैक्सी के संचालन पर आरोप लगाते हुए कहा कि देहरादून में कई वर्षों से ओला उबर टैक्सी का संचालन बिना लाइसेंस से हो रहा है और इन सभी का संचालन तत्काल रोका जाए और आरटीओ सुनील शर्मा को अपने पद का दुरुपयोग करने पर उनको पद से हटाया जाए। जब तक सीबीआई की जांच पूरी न हो जाए तब तक ओला उबर के लाइसेंस देने पर रोक लगाई जाए। वर्षों से अगर ये संचालन हो रहा है और आरटीओ के, अगर हम तो सीधा कहेंगे कि आरटीओ को कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि आपने देखा होगा जो इनकी खुद की 2020 की ऑन डिमांड नियमावली है उसमें सिर्फ जो है टैक्सी संचालन की बात की गई है। और यहाँ पर ओला उबर द्वारा जो है ऑटो को भी अधिकृत करके ऑटो को भी अपने संरक्षण में चलाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो सीधा पैसा जो ऑटो वालों को या टैक्सी वालों को इतना मिलना था, जो इनके द्वारा जो है ओला उबर कंपनी के द्वारा बिना नियमों के तहत, बिना लाइसेंस लिए जो इन्होंने इतने कमीशन जो है, इतनी लाखों करोड़ों रुपए की जो कमीशन इनके द्वारा जो खाई गई है, हमारी सरकार से मांग है कि इनसे वसूली जाए और इस पर सीबीआई जांच की मांग करते हैं। और इसमें जब तक सीबीआई की जांच हो जाए या कोई जांच ना हो जाए तो तब तक जो है ओला उबर को अब लाइसेंस ना दिया जाए। कि ओला उबेर या जो भी रैपिडो है, हमारे द्वारा मुख्यालय के माध्यम से ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि लोग, एग्रीगेटर जो भी यहाँ ऑपरेट करना चाहते हैं, वो अपनी फीस जमा करके सारी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करके लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
अगर कोई भी वाहन बिना लाइसेंस प्राप्त करे हुए एग्रीगेटर के चल रहा है तो उसके विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई होगी। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी टैक्सी वाले या टू व्हीलर वाले ऐसे एग्रीगेटर जो कि लाइसेंस प्राप्त किया नहीं है और यहां पर संचालन कर रहे हैं तो उनको पकड़े जाने पर परमिट की शर्तों के उल्लंघन पर जुर्माना होगा, उनका परमिट भी कैंसिल हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। घाघरिया बेस कैंप पर इन दिनों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते भारी बर्फबारी हुई है और ऐसे में वन्य जीव प्राणियों की सुरक्षा और वन संपदा की निगरानी रखने के साथ साथ पार्क के बफर जोन और प्रतिबंधित क्षेत्र में कड़ी चौकसी बरतने के लिए पार्क कर्मियों की गश्ती बढ़ाई गई है। बेस कैंप घाघरिया में इस बार मार्च माह की बर्फबारी ने बर्फ की पूरी सफेद चादर बिछा दी है। बर्फबारी के बीच घुटने तक बर्फ में डूबने के बाद भी फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क के जाबाज पार्क वन कर्मियों की यह टीम 2 से 3 फुट बर्फ में जान जोखिम में डालकर फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क की ओर आगे बढ़ रही है। लेकिन लगातार क्षेत्र में हो रही भारी बर्फबारी और मौसम विभाग द्वारा जारी उच्च हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर दरकने का पूर्वानुमान भी जताया जा रहा है। हरिद्वार एसपी क्राइम ट्रैफिक पंकज गरोला ने आगामी लोकसभा चुनाव निर्वाचन के लिए बाहर से आने वाले अर्धसैनिक बलों, पीएसी और होमगार्ड्स की आवासीय व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पंकज गरोला ने शांति व्यवस्था और फ्लैग मार्च के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। शांति व्यवस्था, फ्लैग मार्च, निर्वाचन ड्यूटी के लिए बाहरी राज्यों से प्राप्त होने वाले अर्धसैनिक बल, पीएसी, होमगार्ड आदि की आवासीय व्यवस्था के लिए जनपद स्तर और थाना स्तर पर नियुक्त किए गए। वहीं लाइजनिंग अधिकारियों की मीटिंग ली गई, कोतवाली थाना स्तर पर चिन्हित किए गए हैं। लोकसभा के निर्वाचन चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जनपद में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनका आगमन शुरू हो गया है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के रुकवाने के संबंध में किन किन एरिया में जाएंगे, वहाँ पे जो उनके लाइजन ऑफिसर्स हैं उनकी मीटिंग कल यहाँ पे मेरे द्वारा ली गई थी, जिसमें उसको हर बिंदुओं पर निर्देशित किया गया है और उनको लाकर व्यवस्थित रूप से रुकवाना तथा उनको किस एरिया में क्या डोमिनेशन करना है इस संबंध में निर्देश दिया गया। मानदेय और अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने भारी बारिश और कड़ाके की ठंड के बीच एसडीएम कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें मात्र 9,000 रुपए महीना मानदेय दिया जा रहा है, जबकि सरकार से 18,000 रुपए मानदेय की मांग की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। आंदोलन के दौरान कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने बच्चों को लेकर भी पहुंची। आंगनबाड़ियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। हमारी बातें वो नहीं सुन रही है, सरकार हमारी बातें को सुने। हमें 9,000 रुपया कार्यकर्ती को मिलता है और 5,000 रुपये सहायिका को मिलता है। इसमें हम कैसे घर चलाएं? सरकार हमें देखे, हमारे उनको पूरा करे, हम नहीं तो कार्य बहिष्कार करेंगे और आंदोलन हमारा जारी रहेगा आगे को भी। हम यही मांग है कि हमारा मानदेय 18,000 कर दिया जाए, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी तो हमको दी जाए। हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, बीएलओ का काम हमारी आंगनबाड़ी कार्य करती है। हर जैसे राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, इनकी योजनाओं को हम धरातल पर पहुंचाते हैं। एक और तो हमारी माननीय मंत्री जी कहती हैं कि आंगनबाड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि उस रीढ़ की हड्डी को देखो आप एक तरफ से हम आपकी हर योजनाओं को धरातल तक पहुंचाते हैं, लेकिन हमारी कोई सुध भी नहीं लेता है। जैसे कि हम विगत वर्षों से हम एक ही मांग को लेकर बैठे हैं कि हमारा मानदेय 18,000 कर दिया जाए। बीते दिनों सदन में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर दिए गए बयान को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है। मानदेय बढ़ोतरी और राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग पर प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार आंदोलन कर रही हैं और अब पूरे प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन करेंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने हड़ताल करी है वो जायज बनता है, क्योंकि जिस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां पूरे 24 घंटे काम करती हैं उस तरह से हमें मानदेय नहीं दिया जाता है। और कुछ भी निर्वाचन आयोग का काम हम करती हैं, स्वास्थ्य विभाग का काम हम करती हैं, उस तरह से हमें कुछ भी
कुछ भी मानदेय की प्राप्ति नहीं होती है और हमसे काम का कोई समय भी निर्धारित नहीं है, तो हमारी मांगे जायज है। पिछले दिनों हमारा विधानसभा सत्र शुरू हुआ था और विधानसभा सत्र में जो हमारे प्रश्न की जो बात हुई थी उसमें उनका जो जवाब हुआ था माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी का, उससे पूरे प्रदेश की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं बहुत नाराज हैं, आक्रोशित हैं, क्योंकि लंबे समय से लगभग 1 माह से पूरे प्रदेश की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं, कार्य बहिष्कार पर बैठी हैं, जिससे कि उन्होंने अपने विभागीय और गैर विभागीय सारे कार्य जो ठप कर रखे हैं। लेकिन जो हमारे माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, उन्होंने जो सदन में उन्होंने जो जवाब दिया है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के बारे में, तो उनकी बिल्कुल भी सही जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां केवल 6 सेवाओं पे कार्य करती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग 6 सेवाओं के अतिरिक्त अन्य विभागों का कार्य, चाहे समाज कल्याण का कार्य हो, शिक्षा विभाग का कार्य हो, निर्वाचन कार्य हो और चाहे और अन्य विभाग का कार्य हो, सभी कार्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा रखी है। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर और दूसरी कई मांगों को लेकर प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां कई दिनों से, करीब 1 महीने से आंदोलन कर रही हैं और कुछ दिन पूर्व भी डोयला तहसील में भी इन लोगों ने अपना ज्ञापन सौंपा था एसडीएम कार्यालय में, और हम लोगों को भी ज्ञापन सौंपा था, कांग्रेस को हमने माननीय हरीश रावत जी को ज्ञापन दिया था। तो कल विधानसभा में विधायक, हमारे कांग्रेस के विधायक तिलकराज बेड़ जी के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मामला उठाया गया, मगर उस मामले में जो वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनके द्वारा जो बातें कही गई उससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आज नाराज हैं। उनके द्वारा कहा गया कि भाई ये लोग तो सिर्फ 6 ही काम करती हैं, 6 ही तरीके का और काम नहीं करती हैं। इन लोगों के लिए आयुष्मान योजना हम लोग लेके आए। आयुष्मान योजना तो सबके लिए लेके आए हैं, सारी पब्लिक के लिए आयुष्मान योजना है। दूसरा, उनका मंत्री जी का कहना था कि ये कार्य बहिष्कार अभी नहीं है, उनको पता ही नहीं है। हमारे माननीय मंत्री जी को ये नहीं पता है कि पूरे प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कार्य बहिष्कार पे हैं और वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। तो इससे आक्रोशित होकर आज यहाँ पुतला दहन किया और आज सिर्फ डोयला में नहीं, पूरे प्रदेश में ये आंदोलन चल रहा है। लक्सर में छात्र छात्राओं के लिए उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और शिविर में देहरादून से पहुंची उपराज्य परियोजना निदेशक फातिमा और लक्सर बीआरसी कार्यालय प्रभारी राजवीर सिंह ने बताया कि कई दर्जन दिव्यांग छात्र छात्राओं को ट्राईसाइकिल और एयर मशीन, फुटवेयर, शूज आदि उपकरण वितरण किए गए। समग्र शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के लिए भारत सरकार से भी और शिक्षा विभाग से भी अनेक योजनाएं संचालित की जाती हैं, जिसका एक पार्ट ये भी है कि बच्चों का जो है पहले सहायता उपकरण परीक्षण किया जाए, उनको किस प्रकार के उपस्कर की या उपकरणों की ज़रूरत है और उसके बाद जो है वो फिर एलिम्को की सहायता से बन करके तैयार होकर के यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो फिर से एक फॉलोअप कैंप हम आयोजित करते हैं ताकि उन बच्चों को उनके अनुसार जिस प्रकार का उनका परीक्षण हुआ है, परीक्षणोपरांत उनको किस उपकरण की ज़रूरत है, वही उपकरण उनको यथा समय उपलब्ध करा दिए जाएं। हमने कैंप लगाया था जिसमें इन बच्चों का चिन्हांकन किया गया था। करीब 34 बच्चे हमारे पूरे ब्लॉक में ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में दिव्यांग हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्हें इस प्रकार के यंत्र दिए जाते हैं जो उनके जीवन में उपयोगी है। तो 16 और 10 26 बच्चे हमारे ऐसे हैं कि जिन्हें किसी न किसी रूप में यहाँ कोई ना कोई उपकरण दिया जाएगा। वो सभी बच्चे यहाँ आए हैं। हम हर वर्ष रखते हैं, उसी के निमित्त आज भी ये कार्यक्रम रखा है। पिछले दिनों हमने एक कार्यक्रम 8 दिन पहले ही रखा था कि जो इनके सारे अभिभावक हैं उन सबको जागरूक करने का एक शिविर हमने रखा था और आज के कैंप का वातावरण निर्माण करने के लिए उन सबको यहाँ बुलाया था। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति कार्मिकों को कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली अनुपालन के निर्देश, आचरण नियमावली के उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने मंदिर समिति कर्मचारियों को कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली के अनुपालन के निर्देश दिए हैं। साथ ही आगामी यात्रा काल में सभी कार्मिकों को पहचान पत्र सहित परिधान में होना आवश्यक होगा। कोई भी कार्मिक वीआईपी तथा वीवीआईपी का माल्यार्पण नहीं करेगा, अंग वस्त्र नहीं पहनाएगा, न ही आगंतुक विशिष्ट अतिथियों के साथ फोटो खिंचवाएगा।
तो आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने बताया कि अभियान के तहत पिछले लोकसभा चुनाव में जिन बूथों में 50% से कम मतदान हुआ, उन बूथों में लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। लोहगढ़ विधानसभा में जिन बूथों में पिछले लोकसभा इलेक्शन में 50% से कम मतदान हुआ है, वह हमारी स्वीप की टीमें कार्यरत है और वो लगातार मतदाताओं को प्रोत्साहित भी कर रही हैं, जागरूक भी कर रही हैं और प्रेरित कर रही हैं कि सभी मतदाता अपनी निर्वाचक नामावली को चेक कर लें। निर्वाचक नामावली में जो भी हमारे अंकित मतदाता हैं, वो इसको एक कौतिक के रूप में लें, एक पर्व के रूप में लें। लोकसभा में जिस दिन मतदान का दिन होगा तो सभी लोग आएं और अपने मतदान का उपयोग करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।